ठीक है, तो अब हम लोग बात, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग का बेसिक ओवरव्यू ले लिया था। अब हम लोग बात करेंगे लॉज़ ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में। तो उससे पहले तो पाठक सर लॉज़ ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ाने से पहले पाठक सर ये 2 फैक्टर बताते हैं जो कि हर तरीके का लर्निंग को गाइड करता है, इंक्लूडिंग क्लासिकल कंडीशनिंग। एक तो होती है कंटिग्यूटी और दूसरी होती है प्रैक्टिस। कंटिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि जो आपका स्टिमुलस का प्रेज़ेंटेशन है, वो टाइम और स्पेस के बीच में जो भी 2 स्टिमुलस था आपके लास्ट लास्ट एग्ज़ाम्पल के अंदर में घंटी और फूड के बीच में। तो घंटी और फूड के बीच में टाइम और स्पेस का कितना ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, कितना ज़्यादा स्पेस है, कितना ज़्यादा टाइम का फ़र्क है, वो एक तो फैक्टर रोल प्ले करता है और दूसरा प्रैक्टिस से कितना ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। अब इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके अंदर में, इस ग्राफ के थ्रू, कि जैसे-जैसे नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाएँगे, यानी कि जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाएँगे, वैसे-वैसे लर्निंग की स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होते चली जाती है। लेकिन बियॉन्ड अ पॉइंट अगर आप ट्रायल्स को बढ़ाएँगे या फिर प्रैक्टिस को बढ़ाएँगे, तो वो प्लेट्यू हिट कर जाएगी। उसके बाद फिर वो और ज़्यादा लर्निंग नहीं हो पाएगी, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलिवाइट नहीं कर सकता ना, वो जितना नेचुरल लेवल ऑफ सैलिवेशन कर सकता है, वही वही करेगा, ठीक है? ऑल्दो इसको अगर आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे लाइन खींच दो यहाँ पे और एक ऐसे लाइन खींच दो, काट दो। उसको इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है ही नहीं इस चीज़ को। सीधे-सीधे लॉज़ या फिर प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में आते हैं। तो सबसे पहले देखो, लॉज़ ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग में जो ये सब हैं, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि दे आर फीचर्स ऑफ लर्निंग, है ना? इसको भी आप ऐसे समझ सकते हो कि दे आर फीचर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और दे आर फीचर्स ऑफ लर्निंग, ठीक है? और या फिर कह सकते हो कि दे आर की आइडियाज़ विद इन द लर्निंग। कुछ भी आप ऐसे चीज़ों में इन सब चीज़ों को डाल सकते हो। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, एक तो लॉ ऑफ एक्विजिशन, लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन, लॉ ऑफ जनरलाइजेशन और लॉ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर में सबसे ज़्यादा डिटेल में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ एक्विजिशन को। लॉ ऑफ एक्सटिंक्शन देखेंगे, लेकिन इतना डिटेल में नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है ना कि एक्विजिशन हो गई, चाहे एक्सटिंक्शन हो गया, चाहे आपका जनरलाइजेशन हो गया, चाहे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आप इन सब को आप क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू भी समझा सकते हो, आप ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू भी समझा सकते हो, और साथ ही साथ आप कॉग्निटिव आइडियाज़ के थ्रू भी समझा सकते हो। तो हम लोग एक्विजिशन को बहुत डिटेल में अभी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन मोस्टली क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन एक्सटिंक्शन को अच्छे से समझने के लिए, जनरलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हमको कॉग्निटिव आइडिया भी चाहिए, हमको ऑपरेंट कंडीशनिंग भी चाहिए स्किनर का। तो हम लोग फोकस ज़्यादातर एक्विजिशन के बारे में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंशन के बारे में भी पढ़ेंगे, थोड़ा सा जनरलाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास है लॉ ऑफ एक्विजिशन। तो लॉ ऑफ एक्विजिशन था क्या? चलो फटाफट से उस कहानी में चलते हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। तो उस लास्ट वीडियो में जो हमने कहानी डिस्कस करा था कि हम डॉगी के पास पहले घंटी बजाएं और फिर कुछ टाइम के बाद हमने उसको खाना दिया। तो अब उसके बीच में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे वो जो घंटी, जिसको बजाने से पहले डॉग बिल्कुल भी सलाइवेट नहीं करता था, अब आफ्टर द रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स, जिसमें कि हम पहले घंटी बजा रहे हैं, फिर कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद हम उसको फूड दे रहे हैं, अब उसके वजह से क्या हो रहा है कि घंटी जो है एक कैपेसिटी एक्वायर कर लेती है, जिसके वजह से डॉग जो है सिर्फ घंटी को सुनते ही या फिर घंटी के प्रेजेंस से ही सलाइवेट करने लगता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि द घंटी, जो हमारा टन 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 करने वाला घंटी है, दैट घंटी और दैट बेल हैज अक्वायर्ड द कैपेसिटी, है ना, that has acquired the capacity to elicit a behavior, that is salivation, that was generally in the presence of a conditioned stimulus, that was generally in the presence of unconditioned stimulus, that is food, ठीक है? तो ये जो एक्विजिशन हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एक्विजिशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच द कंडीशनड स्टिमुलस और द न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे कि बेल, acquires the ability to elicit a conditioned response, response which is very similar to salivation, also a salivation, मतलब कि basically salivation, through a repeated pairing of unconditioned stimulus, that is food, with the conditioned stimulus, that is bell, ठीक है? अब जिस टाइम पीरियड में ये एक्विजिशन हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एक्विजिशन पीरियड। तो हमने यहाँ से क्या जाना कि लॉ ऑफ एक्विजिशन का क्या मतलब होता है और एक्विजिशन पीरियड क्या होता है, ठीक है? अब हम लोग और देखते हैं। अब क्या है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्विजिशन, ठीक है? क्लासिकल कंडीशनिंग में जब हम लोग पेयरिंग कराते हैं, तो उस पेयरिंग कराते वक्त ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस पेयरिंग की स्ट्रेंथ को डिसाइड करेंगी। पहला तो प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस में हमने वापस से इसी ग्राफ पे आएंगे, हमने क्या बात करा यहाँ पे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ट्रायल्स बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ाओगे, वैसे वैसे
स्ट्रेंथ ऑफ लर्निंग और जो स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशन रिस्पॉन्स आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन आफ्टर अ पॉइंट अगर आप नंबर ऑफ ट्रायल्स या फिर प्रैक्टिस इंक्रीज करोगे तो वो प्लेट्यू हिट कर जाएगा और उसके बाद कोई खास फायदा मिलेगा नहीं। यही चीज़ प्रैक्टिस में है कि जितना आप प्रैक्टिस इंक्रीज करोगे, जितना ज़्यादा आप CS और US का पेयरिंग करोगे, उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगा उनके बीच का एसोसिएशन। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट प्लेट्यू इज रीच्ड। सी ग्राफ लास्ट पेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। फिर है हमारे पास टेम्पोरल अरेंजमेंट। पहला हमने प्रैक्टिस, हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एक्विजिशन, इसमें हमने प्रैक्टिस डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे टेम्पोरल अरेंजमेंट। तो टेम्पोरल अरेंजमेंट मतलब कि टाइम वाला फैक्टर, टाइम फैक्टर बिटवीन व्हाट, इसका मतलब हो जाता है कि टेम्पोरल अरेंजमेंट बिटवीन कंडीशनड स्टिमुलस या फिर न्यूट्रल स्टिमुलस दैट इज बेल और US दैट इज फूड। याद है हम लास्ट कहानी में बात कर रहे थे कि हमने बेल बजाया, कुछ सेकंड्स वेट किया और फिर फूड दिया। अभी टेम्पोरल अरेंजमेंट का मतलब यह है कि वो जो हम कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर रहे हैं ना, या फिर पहले बेल उसके बाद फूड, या फिर पहले फूड दे उसके बाद बेल बजाएं, या फिर बेल और फूड साथ में दे, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट के अंदर में। तो यानी कि टेम्पोरल अरेंजमेंट में हम ये बात करेंगे कि बेल को पहले रखें या बेल को पहले बजाएं, या फिर फूड को और पहले रखें, या फिर दोनों को साथ में प्रेजेंट करें, ये डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो इसमें दो तरीके का होता है फॉरवर्ड, तीन तरीके के इसमें तीन तरीके का होगा टेम्पोरल अरेंजमेंट। एक होगा फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग और बैकवर्ड कंडीशनिंग। और फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर में दो चीज़ होता है, डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग। सबको देखेंगे धीरे धीरे। अब कहानी समझते हैं, ये सब समझ जाएंगे चारों चीज़ क्या है। पहले कहानी में क्या है कि जब हमने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा था उस डॉग के साथ कि घंटी बजा के पहले, घंटी बजाने के बाद हमने कुछ सेकंड्स वेट किया और फूड दिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करा था, जो हम लोग लास्ट एग्जांपल लिए थे उसमें हमने पहले घंटी को बजाया, फिर घंटी खत्म हो गई बजाते बजाते, उसके बाद हमने कुछ सेकंड्स वेट किया। अब उस कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद फिर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड डॉगी को, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेस कंडीशनिंग। ट्रेस कंडीशनिंग में क्या होता है कि जो घंटी बजा रहे हो आप, यानी कि जब न्यूट्रल स्टिमुलस आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, और जब आप उसको कंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि जब आप घंटी प्रोड्यूस कर रहे हो, जब आप उसको फूड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो दोनों के बीच में एक क्लियर टाइम का गैप है। यानी कि कहानी कैसे चलेगी कि आपने, इस ग्राफ से देखते हैं, कहानी कैसे चलेगी कि आपने घंटी बजाना स्टार्ट करा, घंटी बज रही है, 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 घंटी आपने बंद कर दिया, फिर आप कुछ सेकंड्स के लिए यहाँ पे वेट कर रहे हो, और कुछ सेकंड्स वेट करने के बाद आपने फिर फूड दिया, उसको फूड दिया 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 और फूड डॉगी ने पूरा खा लिया। तो ये होता है ट्रेस कंडीशनिंग। अब ट्रेस कंडीशनिंग में ध्यान दो कि आपने क्या किया, आपने बेल बजा रहे हो, बेल बजा रहे हो, टन 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 बेल बज रही हो, और यहाँ पे बेल हो गया बंद। अब कुछ सेकंड्स के लिए वेट कर रहे हो आप, कुछ सेकंड्स के लिए आपने टाइम गैप लिया। इस टाइम गैप में डॉगी क्या देख रहा है, डॉगी के दिमाग में अभी ये है कि अभी एक घंटी बजी है और डॉगी के सामने क्या है, फूड। तो डॉगी जो पेयरिंग हो रही है यहाँ पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग में पेयरिंग हो रही है, वो हो रही है पेयरिंग बिटवीन द एक्चुअल फूड एंड द मेमोरी ऑफ अ बेल, नॉट द एक्चुअल बेल, क्योंकि बेल बंद हो चुका है यहाँ पे। तो ट्रेस कंडीशनिंग में जो पेयरिंग होती है वो होती है बिटवीन द एक्चुअल फूड यानी कि एक्चुअल अनकंडीशनड स्टिमुलस एंड अ मेमोरी ऑफ अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। तो एसोसिएशन इज फॉर्म्ड बिटवीन द ट्रेस ऑफ कंडीशनड स्टिमुलस लेफ्ट इन द नर्वस सिस्टम एंड अनकंडीशनड स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस यानी कि बेल, ट्रेस ऑफ बेल एंड द फूड, ठीक है। दिस ट्रेस ऑफ कंडीशन स्टिमुलस इन द नर्वस सिस्टम रिमेन्स फॉर शॉर्ट टाइम, बहुत कम टाइम के लिए वो मेमोरी रहेगी, इसीलिए जो टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दस अगर बहुत ज़्यादा गैप आप कर दोगे तो एसोसिएशन नहीं होगा। सोच के देखो कि आज आपने घंटी बजाई, तुरंत आप घंटी बजा रहे हो, फिर 1 घंटे के लिए वेट करो और फिर आप डॉगी को फूड दे रहे हो, तो उतने देर तक जो डॉगी के दिमाग में जो बेल की मेमोरी थी वो बेल की मेमोरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए ट्रेस कंडीशनिंग के अंदर में जो टाइम गैप है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये तो हो गया एक। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने घंटी बजाना स्टार्ट करा, घंटी बजाना आपने स्टार्ट करा, टन 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 बज रहा बज रहा बज रहा। अब घंटी आप एक हाथ से बजा रहे हो और दूसरे हाथ से आपने उसको फूड प्रोड्यूस कर दिया, घंटी अभी भी बज रही है और आपने फूड प्रोड्यूस कर दिया।
फिर घंटी बज रही है और आपने फूड प्रोड्यूस कर दिया, घंटी बज रही है, फूड प्रोड्यूस कर दिया, फूड उसके पास है, घंटी बज रही है, घंटी बज रही है, अचानक आपने घंटी बजाना एक हाथ से बंद कर दिया और डॉगी वो फूड खा ही रहा है, खा ही रहा है, खा ही रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब घंटी बज रही है और घंटी बजते-बजते आप उसको फूड को प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि जो डॉगी की जो पेयरिंग हो रही है, वो हो रही है एक्चुअल रिंग ऑफ द बेल एंड द फूड के बीच में। यहाँ पे कोई ट्रेस जैसा कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है? तो ये होता है डिलेड कंडीशन। तो एसोसिएशन जो डिलेड कंडीशन में होता है इज बिटवीन द एक्चुअल न्यूट्रल स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस दैट इज बेल एंड द फूड दैट इज अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो ये होता है डिलेड कंडीशनिंग, ठीक है? तो फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर में हमने ट्रेस कंडीशनिंग के बारे में बात कर लिया, जहां पे देयर इज अ क्लियर टाइम गैप बिटवीन द बेल एंड द फूड। डिलेड कंडीशनिंग व्हेन बोथ आर प्रेजेंटेड, when the bell is presented first, and while the bell is ringing you produce the food, and the production of the bell ends first and then the food। ये होता है डिलेड कंडीशन के अंदर में। अब ये तो हो गया फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के जगह पे एक और तरीका हो सकता है आपके पास साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होता है कि आप एक हाथ से बेल भी बजा रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने रुक जो ग्राफ से देख लेते हैं, ग्राफ से कराते हैं। आपने क्या करा कि एक हाथ से बेल बजाया और उसी मोमेंट में जैसे ही आपने बेल बजाना स्टार्ट करा उसी मोमेंट में आपने उसको फूड भी प्रोड्यूस करा, यानी कि बेल भी बज रही है, फूड भी प्रोड्यूस हो रही है और दोनों साथ ही साथ हो रहा है। तो जैसे जैसे आपने जैसे जैसे आपका जब आपका बेल खत्म होगा उस समय आपका फूड भी खत्म हो जाएगा। तो ये होती है साइमल कंडीशनिंग। और फिर एक होती है आपकी, जैसे कि हमने फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंदर में ये बात कर ली, ये बात कर ली, ये बात कर ली। अब हम लोग देखेंगे बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग में कहानी ठीक पलट जाएगी, पहले फूड देंगे उसके बाद फिर हम लोग बेल बजाएंगे। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या हुआ कि आपने पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि आपने पहले फूड दिया, उसको फूड को पूरा खत्म हो जाने दिया, डॉगी ने एकदम प्लेट को चट करके साफ कर दिया और फिर आप बेल बजा रहे हो टाइम गैप लेने के बाद। तो ये होती है बैकवर्ड कंडीशनिंग। तो यानी कि ये सब है क्या, ये सब है क्या, ये सब है तरीके, ये सब वो डिफरेंट वेज है जिसमें एसोसिएशन या फिर कंडीशनिंग पॉसिबल है, और इसी को हम लोग बोलते हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट बिटवीन CS एंड US पेयरिंग। तो फिर ये भी तो सवाल पूछेंगे, ये भी तो सवाल ऑब्वियस बन जाएगा ना कि क्या करा जाए। अब डिलेड कंडीशनिंग के थ्रू डॉग को सिखाएं, ट्रेस कंडीशनिंग के थ्रू सिखाएं, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग के थ्रू सिखाएं, या फिर बैकवर्ड कंडीशनिंग के थ्रू सिखाएं। तो आप उससे सिखाना पसंद करोगे जिससे लर्निंग क्विकेस्ट होगी और लर्निंग लॉन्ग लास्टिंग होगा। उसके लिए जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है डिलेड कंडीशनिंग। यानी कि जो आउट ऑफ ऑल दीज 4 टाइप्स ऑफ द कंडीशनिंग, डिलेड कंडीशनिंग वर्क्स बेस्ट। उसके बाद ट्रेस कंडीशनिंग, उसके बाद साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, और बैकवर्ड कंडीशनिंग को तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसे जो कंडीशनिंग मानते भी नहीं है, ठीक है? अब वो क्यों नहीं मानते हैं बैकवर्ड कंडीशनिंग को, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि क्यों डिलेड कंडीशनिंग बेस्ट है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप डिफरेंस देखोगे डिलेड कंडीशनिंग और ट्रेस कंडीशनिंग में, तो डिफरेंस क्या था कि डिलेड कंडीशनिंग में जो पेयरिंग हो रही है वो एक्चुअल फूड और एक्चुअल बेल के साथ हो रही है, लेकिन ट्रेस कंडीशनिंग में जो पेयरिंग हो रही है वो हो रही है एक्चुअल फूड और मेमोरी ऑफ अ बेल के साथ हो रही है, ना कि एक्चुअल बेल। इसीलिए डिलेड कंडीशनिंग इज बेस्ट फॉर लर्निंग, उसके बाद ट्रेस कंडीशनिंग, फिर साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, और लीस्ट जो तरीका बेस्ट तरीका होता है वो होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग। इनफैक्ट कई सारे साइकोलॉजिस्ट बैकवर्ड कंडीशनिंग को मानते भी नहीं है, क्योंकि सोच के देखो, आप पहले ही डॉगी को फूड दे रहे हो और उसके बाद बेल बजा रहे हो, तो जब डॉगी खाना खा रहा होगा तो उसको बेल से कोई लेना ही देना नहीं है भाई साहब। तो वो कोई भी चीज़ पेयर करेगा ही नहीं। वो पेयरिंग तभी करेगा जब खाने से पहले उसको कोई चीज़ है, खाने से पहले उसको, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस से या फिर फूड से पहले अगर कोई चीज़ होगी तभी वो पहली वाली चीज़ और फूड को पेयर कर पाएगा। तो बैकवर्ड कंडीशनिंग तो है ही नहीं। लेकिन बैकवर्ड कंडीशनिंग ऐसा नहीं कि कंप्लीटली खराब चीज़ है। बैकवर्ड कंडीशनिंग एक खास चीज़ बताता है आपको, और वो ये है कि अगर 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 बैकवर्ड कंडीशनिंग ये बताता है कि अगर बेल बजाने के बाद भी, यानी कि पहले आपने फूड प्रोड्यूस करा और अब सलाइवेशन हो रही होगी, फूड उसने खत्म कर दिया, अब आप बेल बजा रहे हो, और अगर बेल बजाने के बाद डॉगी वापस से सलाइवेट कर रहा है, यानी कि वो ये चीज़ बताता है कि जब आप ये पूरा लर्निंग प्रोसेस कर रहे थे उस डॉगी के साथ, तो डॉगी ने उस बेल को फूड के जगह पे शायद किसी और चीज़ से एसोसिएट कर लिया है।
तो यानी कि ये हाइलाइट करता है, तो बैकवर्ड कंडीशनिंग जो है एक्सपेरिमेंट्स के दौरान या फिर उस लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो एक्सट्रेनस वेरिएबल्स हैं, उसको हाइलाइट करता है कि शायद हमारे लर्निंग प्रोसेस में कुछ वैसे फैक्टर्स आ गए, कुछ वैसे एक्सट्रेनस वेरिएबल्स आ गए जिसको हम एलिमिनेट करना चाह रहे थे। तो ये रोल होता है बैकवर्ड कंडीशनिंग का। ठीक है, हमने डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ एक्विजिशन। उस लॉ ऑफ एक्विजिशन में हम देख रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो लॉ ऑफ एक्विजिशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला हमने प्रैक्टिस के बारे में बात करा, जिसके अंदर में हमने ये वाला ग्राफ भी देखा। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं टेम्पोरल अरेंजमेंट्स, जिसमें कि हमने फॉरवर्ड कंडीशनिंग, साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, डिलेट कंडीशनिंग, ट्रेस कंडीशनिंग के बारे में बात करा। फिर हमने ये भी डिस्कस करा कि कौन सा बेस्ट है, तो डिलेट कंडीशनिंग बेस्ट है। फिर हम लोग ये देखें कि बैकवर्ड कंडीशनिंग को क्यों कई सारे साइकोलॉजिस्ट कंडीशनिंग नहीं मानते हैं, और नहीं मानने के बावजूद बैकवर्ड कंडीशनिंग क्यों फ़ायदेमंद होता है, क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लिए, वो सब हमने देख लिया। ये सब ग्राफ वराफ सब हमने डिस्कस कर लिया, सब पाठक सर का कंटेंट है। तो यहाँ पे ये सब एक्सप्लेन करा हुआ है, विच इज़ बेस्ट बिटवीन ट्रेस एंड साइमल्टेनियस, सब डिस्कस करा हुआ है कि जो भी चीज़ हमने डिस्कस करा है सब चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये पाठक सर का ही मटेरियल है। ठीक है, ये पाठक सर का मटेरियल है पूरा का पूरा। ठीक है, इस बैकवर्ड कंडीशनिंग और कंडीशनिंग, तो ये भी हमने बात कर लिया इसके अंदर में। फिर और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आता है वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट। अभी है क्या, इसको समझने से पहले इसको समझते हैं, कहानी समझते हैं। जैसे कि अब जब डॉग के सामने जब आप बेल बजा रहे हैं, तो ऐसा तो थोड़ी है कि सिर्फ घंटी बज रही होगी, बगल से एक बाइक वाला गुजर रहा होगा, वो भी अपनी हॉर्न बजा रही होगी। फिर हो सकता है कि आपको पीछे से आपकी मम्मी चिल्ला रही हो, आपको बुला रही हो किसी काम को लेकर। तो यानी कि डॉग के पास बेल की भी घंटी है, डॉग के पास आपकी मम्मी की आवाज़ भी है, डॉग के पास वो जो गाड़ी से पॉइंट पर बजा के जो आ रहा है हॉर्न, वो भी है। तो यानी कि फूड प्रोडक्शन से पहले आप जो बेल बजा रहे हो वो भी डॉगी के दिमाग में जा रहा है, आप जो मम्मी आपके पीछे से चिल्ला रही है वो भी डॉगी के दिमाग में जा रहा है, जो बाइक वाला जो बंदा जो हॉर्न बजा रहा है वो भी डॉगी के दिमाग में जा रहा है। तो जरूरी थोड़ी है आप चाहते हो कि डॉगी बेल से एसोसिएट करे, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि डॉगी आपके बेल की जगह पे बाइक के हॉर्न से एसोसिएट कर ले। तो अगर आप चाहते हो कि वो सिर्फ बेल से ही एसोसिएट हो, तो बेल की इंटेंसिटी आपको इतनी हाई रखनी पड़ेगी ताकि उसके अलावा जो भी और नॉइज़ है सराउंडिंग के अंदर में, वो उसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बड़ा लगे। यानी कि डॉग क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि इन सभी जो एनवायरनमेंट में जो नॉइज़ है, उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ है, वो है बेल। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फ़र्क होना चाहिए, यानी कि जिस चीज़ के साथ आप पेयरिंग कराना चाहते हैं, जो न्यूट्रल स्टिमुलस आप ले रहे हैं, उस न्यूट्रल स्टिमुलस का इंटेंसिटी बाकी और इन्वायरमेंट के अंदर में जितने भी स्टिमुलस मौजूद है, उससे काफ़ी हाई होना चाहिए। तो ये होता है इंटेंसिटी। अब जितना हाई इंटेंसिटी होगा उतना अच्छा पेयरिंग होगा, जितना लो इंटेंसिटी रखोगे उतना कंफ्यूजन क्रिएट होगा डॉगी के दिमाग में, और उतना लो लेवल ऑफ लर्निंग होगी। इसीलिए कई बार इसीलिए क्या होता है, वॉन रेस्ट्रॉफ बोलते हैं कि वॉन रेस्ट्रॉफ यही चीज़ बोलते हैं कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा मेन स्टिमुलस का, न्यूट्रल स्टिमुलस का, उतना अच्छी लर्निंग होगी। इसीलिए कई लोग क्या करेंगे, ब्लू पेन इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ब्लैक पेन का इस्तेमाल करेंगे, अब ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो साथ में रेड पेन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पेन से भर गए तो हाइलाइटर ले लिए, अब हाइलाइटर में येलो हाइलाइटर के साथ, तो अब ग्रीन हाइलाइटर के साथ। तो ऐसा लोग करते क्यों हैं, इसी चीज़ की वजह से कि आप क्या कर रहे हो, आप इस चीज़ को बाकी सबसे अलग कर रहे हो, आप इस चीज़ को बाकी सबसे अलग कर रहे हो। अब यहाँ से एक और चीज़ भी होता है, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कीजिए या फिर बॉक्स में डालिए। वो इसलिए ताकि जो व्यूअर का जो अट्रैक्शन होगा या व्यूअर की जो अटेंशन होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगी। यही चीज़ है इंटेंसिटी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्विजिशन के अंदर में, हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्विजिशन के अंदर में फैक्टर्स जो कि लॉ ऑफ एक्विजिशन को अफेक्ट करते हैं। तो हमने प्रैक्टिस देख लिया, टेम्पोरल अरेंजमेंट देख लिया, अब फिर हमने इंटेंसिटी देख लिया, अब इंटेंसिटी देख लिया हमने। अब इंटेंसिटी की बात करेंगे फैमिलियरिटी की। अब फैमिलियरिटी में क्या है कि अब सपोज कीजिए कि डॉगी की जगह पे आप हैं या फिर डॉगी की जगह पे कोई और आपका दोस्त है। तो अब दोस्त के सामने अगर आप ये सेम प्रोसेस करोगे, आप उसको पहले खाना देते हो, फिर आप पहले बेल बजाते हो, फिर खाना देते हो, फिर बेल बजाते हो, फिर खाना देते हो। तो ऐसा बहुत कम चांस है कि बंदा जो है आपका जो दोस्त है वो 14वें दिन 15वें दिन जब आप बेल बजा रहे हो तो सलाइवेट करे, क्योंकि उसको मालूम है कि बेल का क्या मतलब होता है। बेल का मतलब ये नहीं होता कि फूड मिलेगा। अब डॉगी के लिए बेल इज समथिंग कि उसने दुनिया में कभी कोई चीज़ देखी नहीं बेल जैसी।
तो डॉगी के लिए जब आप बेल से पहले फूड, बेल के बाद फूड लेकर आ रहे हो, तो डॉगी इज एसोसिएटिंग कि भैया ये जो घंटी है ना, ये जो आवाज़ है ना, ये फूड का कोई मतलब लेना देना होता होगा। तो ये डॉगी के लिए, क्योंकि डॉगी को बेल के बारे में कोई नहीं कुछ नहीं पता, लेकिन आप, मैं, हम सब जानते हैं कि बेल का क्या मतलब होता है, कि बेल बजाओगे या फिर घंटी बजाओगे तो फूड नहीं मिलता है इससे। तो ये होती है फेमिलियरिटी, यानी कि आप जितना ज़्यादा फेमिलियर होते हो किसी चीज़ से, उतना कम चांसेस है कि उस चीज़ का किसी और के साथ पेयरिंग कराया जा सके। तो ये होती है फेमिलियरिटी। अब एक होता है टाइप्स ऑफ स्टिमुलस। दो तरीके का स्टिमुलस हो सकता है, एक हो सकता है एवर्सिव स्टिमुलस, दूसरा होता है एपेटिटिव स्टिमुलस। तो एपेटिटिव स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो फूड इज एन एपेटिटिव स्टिमुलस, जो कि अप्रोच रिस्पॉन्स जनरेट करता है। और एवर्सिव रिस्पॉन्स में क्या, एवर्सिव स्टिमुलस क्या हो जाएगा, जैसे कि लाउड नॉइज, जैसे कि इलेक्ट्रिक शॉक, जो कि अवॉइडेंस और एस्केप रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो एपेटिटिव रिस्पॉन्स जो होती है वो स्लो और इंक्रीमेंटल, एपेटिटिव अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होता है उससे पेयरिंग स्लो होता है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक शॉक के साथ किसी चीज़ को पेयरिंग करोगे तो वो तुरंत होगा। ये होता है टाइप्स ऑफ स्टिमुलस का फैक्टर। ठीक है। अब लॉ ऑफ एक्विजिशन को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई। एक बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, दैट इज स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी, और दूसरी है कॉग्निटिव वाली थ्योरी, दैट इज इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन थ्योरी। सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी क्या बोलता है। तो स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ये कहती है कि जब बेल और फूड के बीच में लगातार पेयरिंग हो रहा था, तो बेल जो होता है ना, वो सब्स्टिट्यूट कर देता है फूड को। कहने का मतलब कि जब आप कंटिन्यूअसली बेल और उसके बाद फूड का पेयरिंग कराते जा रहे हो, तो जो बेल है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है कंडीशन स्टिमुलस जो है, यानी कि जो बेल है वो सब्स्टिट्यूट कर देता है अनकंडीशन स्टिमुलस को, ताकि अनकंडीशन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है। लेकिन सोच के देखो, क्या ये कहानी सही लग रही है आपको? मेरे को तो बिल्कुल सही नहीं लग रही है, क्योंकि हमने डेफिनेशन के अंदर में, अगर आपको याद हो, तो हमने ये कहा था कि कंडीशन स्टिमुलस अक्वायर्स द एबिलिटी, सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब इसको काटेंगे कैसे, मतलब ये तो लगने का मतलब थोड़ी होता है। आप साइकोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हो तो आपको प्रूफ चाहिए कि क्यों ये गलत। गलत इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इनकी बात सही है, मान लिया हमने इनकी बात सही है कि बेल जो है वो रिप्लेस कर सकता है अनकंडीशन स्टिमुलस, यानी कि बेल जो है वो रिप्लेस कर दिया फूड को। तो इसका मतलब ये है कि बेल इज इक्विवेलेंट टू फूड यहाँ पे, डॉगी के लिए बेल इज इक्विवेलेंट टू फूड यहाँ पे। अगर इस चीज़ को सही माना जाए तो फॉर डॉगी बेल एंड फूड आर सेम थिंग, इसलिए दोनों, क्योंकि कह ही रहे हैं ना ये लोग स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी के अंदर में कि बेल जो है वो रिप्लेस कर दे रहा है फूड को, तो यानी कि फॉर देम बेल एंड फूड आर सेम, तो यानी कि इनके हिसाब से डॉगी के लिए बेल और फूड सेम चीज़ है। तो जितना सलाइवेशन डॉगी फूड को देख के करता है, एग्जैक्टली उतना ही सलाइवेशन डॉगी को करना चाहिए बेल को देख के। बात सही है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। यानी कि डॉगी जो है पेयरिंग के बाद बेल से सलाइवेट तो करता है, लेकिन उतना सलाइवेट नहीं करता है जितना वो फूड को देख के करता है। यानी कि सलाइवेशन और रिस्पॉन्स जनरेटेड is similar to the unconditioned response, but it is not exactly same as that of the unconditioned response। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंडीशनड रिस्पॉन्स जो कि बेल से जनरेट होता है एंड अनकंडीशनड रिस्पॉन्स जो कि फूड से जनरेट होता है, वो सेम नहीं होता है। और यही चीज़ से हम इस आइडिया को काट सकते हैं कि जो कंडीशन स्टिमुलस यानी कि जो बेल है, वो अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि फूड को सब्सटीट्यूट नहीं कर पाता है। तो उसी के रिप्लेसमेंट में दूसरी थ्योरी आती है इंफॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन थ्योरी, आप बगल में लिख लेना, ये कॉग्निटिव थ्योरी है। अब इसमें क्या बोलता है कि आफ्टर मल्टीपल पेयरिंग्स ऑफ बेल एंड फूड, बेल जो है ना एक सिग्नल की तरह काम करता है। बेल सिग्नल की तरह काम करता है जो डॉगी को ये बताता है कि देख डॉगी, बेल बजा है, यानी कि अब फूड भी मिलेगा। तो जैसे ही आप ये मल्टीपल टाइम्स आप ये पेयरिंग करते हो, तो जैसे ही बेल बजता है तो डॉगी के दिमाग में ये आता है कि अच्छा बेल बजा है, यानी कि अब मेरे को फूड मिलेगा। यानी कि जो बेल है, यानी कि जो न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि जो कंडीशनड स्टिमुलस है, सर्व्स एज अ सिग्नल फॉर अनकंडीशनड स्टिमुलस दैट इज फूड टू फॉलो। इसीलिए ये थ्योरी एक्सप्लेन कर पाता है कि क्यों कंडीशनड स्टिमुलस, कंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि बेल के प्रेजेंस में सलाइवेशन और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स यानी कि फूड की प्रेजेंस में सलाइवेशन
सलाइवेशन तो दोनों ही हैं, लेकिन उन सलाइवेशन के मैग्नीट्यूड में और काइंड में क्यों फ़र्क होता है, ये चीज़ इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेशन थोड़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। ये सर का डिक्टेशन था, यानी कि सर जब पढ़ाते थे तो ये अपने समझाते थे और फिर सर डिक्टेट करते थे। तो अगर किसी को मेरा ये समझाना पसंद ना आए, तो आप सर का एग्ज़ैक्ट डिक्टेशन को भी फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉ ऑफ एक्विज़िशन को हमने अच्छे से देख लिया, ठीक है?